CR इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम क्लास 11th का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी, जिसमें चैप्टर डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ठीक है, तो द स्टडी ऑफ वेरियस वाइटल एक्टिविटीज एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट इज नोन एज प्लांट फिजियोलॉजी। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्लांट फिजियोलॉजी क्या होती है। ये वो स्टडी है जिसके अंदर हम प्लांट के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को डिस्कस करते हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का मतलब कैटाबॉलिक और कैटाबॉलिक प्लस एनाबॉलिक एक्टिविटी, इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ठीक है, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक एक्टिविटी दोनों मिलाकर मेटाबॉलिक एक्टिविटी बनती है। अब बात होती है कि कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक एक्टिविटीज क्या होती है। किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज का सिंपल मॉलिक्यूल्स में टूटना या ब्रेक होना कैटाबॉलिक एक्टिविटी कहलाता है। जैसे हमारी बॉडी में हमने इनटेक किया ग्लूकोज का, फैट्स का, प्रोटीन्स का, फिर हमने उसे डाइजेस्ट करके सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया, या फिर हमने रेस्पिरेशन की एक्टिविटी की जिसके अंदर ग्लूकोज को हमने CO2 में कन्वर्ट कर दिया। ये सारी एक्टिविटीज़ कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें आप किसी भी लार्जर मॉलिक्यूल को सिंपल और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करते हैं। ये एक्टिविटीज़ कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं। अगर आप सिंपलर मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करके एक बड़ा या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं तो हम उसे एनाबॉलिक एक्टिविटी कहते हैं। यानी किसी बड़े मॉलिक्यूल का टूटना कैटाबॉलिक, जैसे रेस्पिरेशन में होता है, और किसी भी बड़े मॉलिक्यूल का बनना एनाबॉलिक एक्टिविटी कहलाता है, जैसे फोटोसिंथेसिस में होता है। आपने सुना होगा, हमेशा से पढ़ते आए हैं आप लोअर क्लासेस में कि CO2 प्लस H2O को अगर हम मिक्स कर देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल पिगमेंट की प्रेजेंस में, तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन जाता है। दैट इज एनाबॉलिक एक्टिविटी। कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक एक्टिविटी दोनों मिलकर मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाए रखने के लिए हम ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड में डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी एनिमल या सेल या प्लांट को लिविंग बनाए रखने के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है। जब तक किसी भी सेल में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती रहेंगी, या तो कोई चीज़ टूट रही होगी या कोई चीज़ बन रही होगी, जब तक ये एक्टिविटीज़ होती रहेंगी तब तक वो सेल लिविंग रहेगी। ठीक है, किसी भी सेल, प्लांट सेल के अंदर हम इन एक्टिविटीज़ के बारे में या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ऐसे प्रोसेस को या ऐसी स्टडी को हम प्लांट फिजियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, जो स्टीफन हेल्स थे, अंडरलाइन करेंगे इनका नाम, स्टीफन हेल्स जो है ये फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कहलाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो प्लांट फिजियोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स हैं, ज़्यादातर जो मैकेनिज्म है वो स्टीफन हेल्स के थ्रू ही प्रूव किए गए। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी में जो सबसे पहले चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं वो ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स का मतलब क्या होता है उसको हम स्टडी कर लेते हैं। ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स का मतलब आपको पता है, जो प्लांट है उसे हम सॉइल के अंदर ग्रो करते हैं और सॉइल से ही प्लांट जो है वो वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो जो प्लांट के अंदर वाटर है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल करता है प्ले, क्योंकि जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो सारी वाटर की हेल्प से ही होती हैं। ठीक है, और जो फ्रेश वेट है, जो ड्राई वेट, फ्रेश वेट है, जो आपकी टर्नर प्रेशर है, और आगे आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से प्लांट्स के अंदर वाटर बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो प्लांट है वो वाटर एंड मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करता है, बट किस प्रोसेस से एब्जॉर्ब करता है, किस मैकेनिज्म से एब्जॉर्ब करता है, कैसे एब्जॉर्ब करता है, ये सारी चीज़ें हम ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स में पढ़ेंगे। अगर हम फ्रेश वेट यानी तुरंत हम प्लांट को मेजर कर लें उठा के, अगर हम वेट में फ्रेश वेट मेजर करें किसी भी प्लांट का, तो वो 80 से 90% वाटर का वेट रहता है। इसका मतलब आप देख सकते हैं कि जब प्लांट की बॉडी 80 से 90%
वाटर की बनी हुई है, तो वाटर कितना असेंशियल रोल प्ले करता है इनकी लाइफ में। तो ट्रांसपोर्टेड वाटर को पढ़ने के लिए किस तरीके से प्लांट के अंदर वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, यूटिलाइज होता है, हमें कुछ प्रोसेसेस के बारे में पता होना चाहिए। जो सबसे पहला प्रोसेस है इसके अंदर वो होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है? द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स और आयंस। ठीक है, मॉलिक्यूल का मूवमेंट भी हो सकता है, एटम का मूवमेंट भी हो सकता है और आयंस का मूवमेंट भी हो सकता है। मॉलिक्यूल का मूवमेंट भी हो सकता है, एटम का मूवमेंट भी हो सकता है और आयन का भी मूवमेंट हो सकता है, फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। यानी जहाँ पर वो एटम या मॉलिक्यूल या आयन हायर कंसेंट्रेशन में प्रेजेंट है, वहाँ से अगर वो लोअर कंसेंट्रेशन में चला जाए, यानी कि यहाँ पर वाटर की अमाउंट बहुत ज़्यादा है इस सेल में और ये दूसरी सेल में ट्रांसफ़र हो जाए जहाँ वाटर की अमाउंट कम है, तो वाटर इज़ अ मॉलिक्यूल, तो इस मूवमेंट को हम क्या कहेंगे? डिफ्यूजन। ठीक है, अगर हम डिफ्यूजन की बात करें तो जो आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो गैसेस पार्टिकल, अगर वो पार्टिकल का मीडियम गैस है तो वो बहुत जल्दी डिफ्यूज करेंगे, अगर लिक्विड है तो स्लो रेट से, और सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन होना सबसे स्लो रेट में होता है या सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। आप देखते हैं कि हम अगरबत्ती एक रूम के कॉर्नर में लाइट करते हैं, पर पूरे घर में आप उसकी फ्रेगरेंस को स्मेल कर सकते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के बाद अब हम डिस्कस कर रहे हैं डिफ्यूजन प्रेशर। ठीक है, डिफ्यूजन हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन सेल्स के अंदर जो इम्पोर्टेंट होता है वो डिफ्यूजन प्रेशर होता है। डिफ्यूजन प्रेशर क्या कहता है कि जो डिफ्यूज्ड मॉलिक्यूल्स हैं या आयंस हैं, जो भी डिफ्यूजन के थ्रू मॉलिक्यूल या आयन या एटम जहाँ पर भी पहुँचे हैं, किसी भी सेल में पहुँचे हैं या किसी भी सोल्यूशन में पहुँचे हैं या किसी मीडियम में पहुँचे हैं, तो वहाँ जाकर वो कुछ प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। ठीक है, ये प्रेशर क्या कहलाएगा? डिफ्यूजन प्रेशर। जो डिफ्यूज्ड मॉलिक्यूल या आयंस हैं वो डिफ्यूजन के बाद किसी भी सब्सटेंस पे या मीडियम के अंदर जिसमें भी डिफ्यूजन हो रहा है वहाँ जाकर एक प्रेशर को एग्जर्ट करते हैं, उसे हम डिफ्यूजन प्रेशर कहते हैं। ठीक है, डिफ्यूजन प्रेशर का क्या इंपॉर्टेंस है वो देखें। डिफ्यूजन प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, यानी जिस भी मीडियम में वो गए हैं वहाँ पर सब्सटेंस की कंसंट्रेशन कितनी है। अगर वहाँ पर सब्सटेंस की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो डिफ्यूजन प्रेशर ज़्यादा होगा, अगर वहाँ पर कंसंट्रेशन सब्सटेंस की कम है तो डिफ्यूजन प्रेशर कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस समझने के लिए हमें यहाँ पर समझना होगा कि जब भी हम एक वाटर ऑफ गिलास ले लें, इसके अंदर हमने सॉल्ट मिक्स कर दिया या शुगर मिक्स कर दी, तो ये सॉल्ट या शुगर जो है ये हमारा सल्यूट है। क्या है? सल्यूट है। जो इस गिलास में पानी भरा हुआ था वो क्या है? सॉल्वेंट है। और ये सल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर क्या बना रहे हैं? सॉल्यूशन। आपको ये हमेशा याद रखना है कि जो सॉल्वेंट है उसकी कंसंट्रेशन मोस्ट ऑफ द टाइम, मैं नहीं कह रही हूँ ऑल द टाइम, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन मोस्ट ऑफ द टाइम सल्यूट की कंसंट्रेशन से ज़्यादा होती है। सॉल्वेंट मोस्ट ऑफ द टाइम लिक्विड फॉर्म में होता है और सल्यूट सॉलिड फॉर्म में होता है। दोनों सॉलिड या दोनों लिक्विड भी हो सकते हैं, पर ज़्यादातर टाइम में सॉल्वेंट लिक्विड और सल्यूट सॉलिड फॉर्म में होता है। सल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर हमेशा सॉल्यूशन बनाता है। ठीक है, इन टर्म्स की रिक्वायरमेंट हमें ऑस्मोसिस समझने के लिए आएगी। ऑस्मोसिस क्या है? एक स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन है जिसमें ओनली वाटर, आपको याद रखना है, इससे पहले डिफ्यूजन के अंदर मैंने आपको बताया था एटम, मॉलिक्यूल, आयंस कुछ भी ट्रांसफर हो सकते हैं, पर ऑस्मोसिस में मैं आपको क्या बता रही हूँ कि ये एक स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन है और इस डिफ्यूजन के अंदर हम सिर्फ सॉल्वेंट या वाटर के मूवमेंट की बात करते हैं।
ठीक है, इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। यानी यहाँ पर हमें वाटर या सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन को ध्यान रखना है, सल्यूट की कंसेंट्रेशन के बारे में इसमें हम कोई भी बात नहीं करते। ठीक है, तो सॉल्वेंट की हायर कंसेंट्रेशन से सॉल्वेंट की लोअर कंसेंट्रेशन में मूव करेंगे थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन को देखते वक्त हमें इन दो टर्म्स पे जरूर ध्यान देना है कि यहाँ पर सिर्फ मूवमेंट ऑफ वाटर या सॉल्वेंट की बात की गई है और दूसरा थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की बात की है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आप जानते हैं कि वो सेल मेम्ब्रेन होती है, यानी लिविंग सेल को यहाँ पर इन्वॉल्व किया गया है कि लिविंग सेल के अंदर ही डिफ्यूजन ये ऑस्मोसिस का प्रोसेस हो सकता है, क्योंकि हमें यहाँ पर किसके थ्रू मूवमेंट दिखाना है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के। क्लियर? बेस्ड ऑन ऑस्मोसिस आपको 3 टर्म डिस्कस करने पड़ते हैं। सबसे पहले हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, फिर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, फिर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अगर हम बात करें तो जो भी हमारी लिविंग सेल है, आपको पता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, और वो साइटोप्लाज्म भी किसके इक्विवेलेंट होता है, सॉल्यूशन के, क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, वाटर सॉल्वेंट की फॉर्म में, जिसके अंदर हमें कुछ आयन सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं जो सॉल्यूट का काम करते हैं। यानी साइटोप्लाज्म भी क्या है, एक तरीके का सॉल्यूशन है। तो अगर हम लिविंग सेल को कंसीडर करें और लिविंग सेल की कंसेंट्रेशन से जो आपने सॉल्यूशन लिया है उसमें सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन अगर कम है तो ऐसे सॉल्यूशन को आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। और अगर आप इसकी बगल में लिविंग सेल को रख देंगे, ठीक है, अगर आप यहाँ पर लिविंग सेल को रख देंगे तो यहाँ से वाटर इसके थ्रू बाहर निकल आएगा और लिविंग सेल में एंटर कर जाएगा। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके गया होगा तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होगा और इसे हम ऑस्मोसिस कहेंगे। यानी अगर आप किसी भी लिविंग सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के पास रखोगे तो वो वाटर को लूज करेगी, ठीक है, और लिविंग सेल वाटर को गेन कर जाएगी। नेक्स्ट है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन लिविंग सेल की कंसेंट्रेशन से ज़्यादा होती है। अगर सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन लिविंग सेल की कंसेंट्रेशन से ज़्यादा होगी और अगर आपने यहाँ पर लिविंग सेल रख दी तो अब लिविंग सेल से वाटर निकलकर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर एंटर कर जाएगा और आपकी जो सेल है उसका साइज स्मॉल हो जाएगा। तो अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में आप किसी लिविंग सेल को रखोगे तो उधर उसका साइज ज़्यादा बड़ा हो जाएगा क्योंकि वो स्वेल अप कर जाएगी, और हाइपरटोनिक में रखोगे तो साइज छोटा हो जाएगा और वो वाटर लूज कर देगी। नेक्स्ट आइसोटोनिक सॉल्यूशन की बात करें और यहाँ पर आप कोई लिविंग सेल रखेंगे तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन से लिविंग सेल की कंसेंट्रेशन बिल्कुल इक्वल होगी। इक्वल होने की वजह से यहाँ पर नेट मूवमेंट ऑफ वाटर एब्सेंट होगा, कोई मूवमेंट ऑफ वाटर नहीं। इसके बाद हमें ऑस्मोटिक प्रेशर, टर्गर प्रेशर, इन सब के बारे में डिस्कस करना है जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.